नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे देश की राजनीति में एक नई बहस और चर्चा शुरू हो जाती है। वो चर्चा बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल आर्थिक सलाहकार परिषद की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार आज़ादी के बाद देश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटती गई। करीब 8% तक हिंदुओं की आबादी घटी और इस दौरान मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ गई। चुनाव के समय जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो इसे लेकर जिस तरह का माहौल है, हिंदू मुस्लिम को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जाता रहा कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पारसी और बौद्ध की संख्या तो घटती गई इस दौरान, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की ही संख्या 43% कैसे बढ़ गई। इस रिपोर्ट के सार के साथ हमें समझना होगा कि देश में और भी कुछ हो रहा है जहां से खासकर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। ये मामला है ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप जिसका पर्याय बन चुका है महादेव बुक, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई है और हाल में ही जो छापेमारी चल रही है उसे भी हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर 4 मार्च 2024 को दर्ज की गई एफआईआर में बिंदु क्रमांक 6 में जहां भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था, उसमें 16 ऐसे नाम हैं जिसे लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू की ओर से तेजी से शिकंजा कसता गया। हाल में ही ईओडब्ल्यू ने जो छापेमारी की है उसमें 9 मई को 29 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। दुर्ग जिले में 8, रायपुर जिले में 7, बड़ौदा बाजार में 2 जगह और रायगढ़ और कांकेर में एक जगह पर छापा मारा गया। इस तरह से जो 29 जगह छापेमारी की गई है वहां शिकंजा भूपेश बघेल और उनके करीबियों के विरुद्ध तेजी से कसता जा रहा है। भूपेश बघेल के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को हम आगे विस्तार से समझेंगे कि आखिर वो कौन से बिंदु है जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की वो रिपोर्ट जिसे लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण अभी बचे हैं, उससे पहले जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐन चुनाव के समय ही ये रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक की गई। राजनीतिक दल और नेताओं का काम होता है नैरेटिव सेट करना, बातों को फैलाना, गलत सही का इतना रायता फैलाना जिनसे उनका हित साधा जा सके। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश में आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी तब से लेकर आज की तारीख तक हिंदुओं की आबादी में अनुपातिक रूप से तेजी से कटौती हुई है। अपेक्षाकृत मुस्लिमों की आबादी 43% तक बढ़ गई है। हिंदुओं की आबादी में 8% की जो कटौती हुई है वो विषय इसलिए भी आज चर्चा में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा के दौरान ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस का एजेंडा ये है जिसके सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बाद उन्हें हिंदुओं की हक की संपत्ति दे दी जाएगी। ऐसे माहौल में हमें समझना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत से अलग हुए थे वहां कैसी स्थिति है, किस तरह से वहां हिंदुओं की आबादी में कटौती हुई। तो इस आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में उसका भी साफ तौर से उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इस दौरान पाकिस्तान में जहां हिंदू 18% की आबादी में थे वो अब घटते घटते इस दौरान 1.8% तक रह गए हैं। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो वहां 24% हिंदू थे जिनकी आबादी अब घटते हुए 8.2% तक सिमट कर रह गई है। जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ती गई। जबकि पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की ये स्टडी बताती है कि 1950 में भारत में आज़ादी के बाद मुसलमानों की संख्या 9.84% थी जो 2015 तक 14.9 तक बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को भले ही ये रिपोर्ट और उसकी टाइमिंग पसंद न आए, लोकसभा चुनाव का मौसम है, ऐसे में कांग्रेस की मौजूदा नंबर 2 की पोजीशन में काबिज प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्हें यह सच्चाई और हकीकत पसंद नहीं आई, पसंद आएगी भी कैसे। राजनीतिक एजेंडा जिस तरह से काम करता है वहां स्वहित और पार्टी का हित ज्यादा मायने रखता है, देश हित को कहीं ना कहीं द्वितीयक या गौण रख दिया जाता है। ऐसे ही कारणों से देश की जनता अब भली प्रकार से समझते हुए देश हित के बारे में सोचने लगी है, चिंतन करने लगी है। ऐसे माहौल में किसी भी दल की सरकार को दोबारा मौका देने से पहले 100 बार चिंतन मनन की जरूरत होती है। अब बात महादेव गेमिंग ऐप की जिसे लेकर
खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसका असर देश की राजनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का ईओडब्ल्यू अपने शिकंजे मजबूत करते जा रहा है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है एक के बाद एक आरोपियों को रिमांड में लेने की, पूछताछ की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की, उसे लेकर जो नए अपडेट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। 9 मई को जो 29 जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसमें महादेव ऐप से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, हवाला से संबंधित पर्चियां, बैंकों से संबंधित कागजात और अन्य संदेहास्पद दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। जबकि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में आरोपी निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, चंद्रशेखर चंदाकर सहित हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी को 14 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इन तीनों आरोपियों को ईओडब्ल्यू की रिमांड पर लेकर ईडी ने कड़ाई से अपने स्टाइल में पूछताछ की थी। दरअसल पूछताछ के लिए जो मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया, उसके बाद कई सराफा कारोबार से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। खासकर अगर मैं भिलाई की बात करूं तो यहाँ कई बहुत बड़े बड़े नामधारी सराफा कारोबारी सट्टे के इस गोरख धंधे को प्रमोट करते रहे। करोड़ों की रकम इसमें लगी है। भिलाई के सुपेला स्थित आकाश गंगा के मोबाइल मार्केट के कई ऐसे व्यापारी जो नाम के लिए मोबाइल दुकान संचालित कर रहे हैं, दरअसल उनका असल धंधा महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग पहले ही चिन्हित कर लिए गए, लेकिन इन छोटी मछलियों को पकड़ने से पहले जो नई जानकारी पूछताछ में सामने मिली है, खासकर एएसआई चंद्रभूषण वर्मा से, जो एक्सटॉर्शन मनी के लिए मध्यस्थ का काम करता था, बड़े पुलिस अधिकारियों को पैसे पहुंचाता था, इसी चंद्रभूषण वर्मा और सुनील दम्मानी जैसे लोगों से पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। नामजद आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध जो एफआईआर 4 मार्च को दर्ज की गई थी, जिसे 17 मार्च को सार्वजनिक किया गया। इस एफआईआर में जैसा कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा विभिन्न लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑफलाइन सट्टेबाजी के स्थान पर विकल्प के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण कर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से विभिन्न वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाया जाता था। इससे होने वाली अवैध कमाई का लगभग 70 से 80% राशि स्वयं रखकर शेष राशि पैनल ऑपरेटर को प्रदान की गई। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के संचालक से प्रमोटर एवं ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े पैनल ऑपरेटर चेकर्स व उनके साथियों द्वारा 2020 में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लगभग 450 करोड़ रुपए मासिक की अवैध आय अर्जित की गई। ये तो एफआईआर का शुरुआती भाग है। आगे कुछ और भी बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी का भी उल्लेख करते हुए कोर्ट को जो पेपर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल और उनके साथ करीब 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उस एफआईआर में 17 से लेके 20 तक के स्थान खाली हैं। इन खाली स्थानों को भी भरा जा रहा है। कुछ सफेद पोशों के नाम यहाँ दर्ज होने जा रहे हैं। यहाँ आपको गौर करना होगा कि भूपेश बघेल और अन्य लोगों के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई है, उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। एफआईआर में आगे यह भी लिखा हुआ है कि महादेव बुक के ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बैटिंग से प्राप्त अवैध राशि को भारी मात्रा में कई कंपनियों, शेल कंपनियों और शेयर मार्केट में निवेश किया गया। इसी तरह इन प्रमोटर द्वारा क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा महादेव ऑनलाइन के साथ जुड़े हरिशंकर टिबरेवाल के द्वारा इसी तरह का स्काई एक्सचेंज नामक बैटिंग ऐप प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा था, जिसके पास से अवैध कमाई द्वारा अर्जित लगभग 580 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच की गई है। यानी इस मामले में एक नहीं, कई शेल कंपनियां जुड़ी हुई है, सराफा कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, संपत्ति का अवैध लेन देन हुआ है, किस तरह से शेल कंपनियां बनाई गई, वो कौन सफेदपोश ऐसे लोग थे जो न केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे थे, बल्कि देश के युवाओं का भविष्य भी अंधकार में डाल रहे थे। आज बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग रोजगार के नाम पर जिस तरह की राजनीति करते हैं, नौकरी के नाम पर युवाओं को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने नौकरी और रोजगार के नाम पर
पर सट्टे के धंधे को जिस तरह से प्रमोट किया है, इसका स्पष्ट रूप से खुलासा हो चुका है। यह हैरान करने वाली बात यह है कि जिनके हाथों छत्तीसगढ़ का भविष्य टिका था, जिनके ऊपर यह दारोमदार था कि छत्तीसगढ़ की जनता के विकास और हितों के लिए कार्य करें, वो कुछ और ही काम कर रहे थे। तभी एफआईआर के अंतिम भाग में लिखा हुआ है कि महादेव बुक के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन चैटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गण व प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई, जिसका मैं पहले उल्लेख कर रहा था 508 करोड़ रुपए का जिक्र था, वो यही है। इस एफआईआर में आगे यह भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन मनी की राशि हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से राशि का वितरण करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तक पहुंचती थी, जिनके द्वारा संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को वितरित की जाती थी, जिनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रोटेक्शन मनी के रूप में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया। इस संपूर्ण आपराधिक कृत्य में शामिल लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 120B, 34, 506, 420, 467, 468, 471, भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का अपराध किया गया है। हैरान करने वाली बात है कि 120B यानी आपराधिक साजिश की धारा लगी है, 506 यानी आपराधिक विश्वासघात की धारा है, 420 जैसा कि आप जानते हैं धोखाधड़ी की यह धारा है। इसके अलावा 467, 468, 471 ये वो धाराएं हैं जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी की गई है। धारा 420 में तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। जो नई छापेमारी हो रही है, जो नए सबूत मजबूती से इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिस तरह से बेनामी संपत्ति बनाई गई, उससे जुड़े चेहरों को अब बेनकाब करने का वक्त आ चुका है। पूरी दुनिया देखेगी, भले ही वो किसी भी विचारधारा, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, कितना बड़ा उनका कद या ओहदा हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और खासकर जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, देश की जनता के साथ विश्वासघात करे, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हर हाल में सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे नेता कितना नीचे जा सकते हैं, इसकी एक वानगी आपको मध्य प्रदेश में देखनी चाहिए, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन जिसकी 2 बीबियां हैं उसे 2 लाख मिलेगा। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा उस पर। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। कांतिलाल भूरिया की इन बातों को समर्थन मिला मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। ये वही जीतू पटवारी है जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री इमरती देवी के बारे में बेहद ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बातें की थी और उसके बाद फौरन माफी भी मांगने लगे। हालांकि नेताओं की ऐसी रंग बदलती तस्वीर को देखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान उनका असल चेहरा सामने आ जाता है। जागरूक जनता को समझना चाहिए कि वक्त और जरूरत के हिसाब से हमारे नेताओं का नजरिया कैसे बदल जाता है। एक चर्चित बयान जो हैदराबाद से चलकर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा था कि हैदराबाद के छोटे ओवैसी ने कहा था 15 मिनट तक यदि पुलिस को रोक दिया जाए तो 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर हावी हो जाएंगे। उस बयान को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा था हमें तो 15 ही सेकंड चाहिए, पता ही चलेगा कहां से आया था कहां खो गए। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर हुआ। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां खो गया। इस उत्तेजक बयानबाजी के बाद अब बारी थी बड़े ओवैसी की, तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगे। उन्होंने कहा था कि हम 1 घंटा देते हैं, हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी वालों में कितनी इंसानियत बाकी है। दरअसल नवनीत राणा हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता के लिए प्रचार कर रही थी, तो माधवी लता ने भी इस पर अपनी सफाई दी और विक्टिम कार्ड खेल रहे बड़े ओवैसी ने भी कुछ कहा। इन दोनों ही नेताओं की बातों को आपको समझना होगा कि वक्त और जरूरत के हिसाब से बयानबाजी कैसे सेट हो जाती है। दे दीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना।
हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए। ये था उनका कहना। दरअसल नवनीत राणा 2012 के एक बयान की याद दिला रही थी, जिसे छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी जो बड़े ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयानबाजी दी थी। उस बयानबाजी के 7 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने कुछ बातें कही थी, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। हालांकि हमारा दुर्भाग्य है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डाउट ऑफ बेनिफिट देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया था। 2019 में क्या कहा था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, आप गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है और आज के माहौल में क्यों नेताओं के सुर बदल रहे हैं। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। 2019 से 2024 तक पानी काफी बह चुका है। अब लगता नहीं है कि कोई हिमाकत करे कि 2019 वाली ऐसी बयानबाजी खुले रूप से कर सके। आने वाले समय में हमें चाहिए कि ऐसे अवसरवादी लोगों को पहचाने, सख्ती से ऐसे लोगों को बढ़ने से रोके। अब एक सुखद तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। कर्नाटक के समाजसेवी डॉक्टर SK राजन्ना, जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। SK राजन्ना उन 132 खुशकिस्मत लोगों में हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। जो नया पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, उसमें डॉक्टर SK राजन्ना के तरफ पूरे देश की निगाहें थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं हैं, बावजूद इसके लगातार देश और समाज के लिए समर्पित रहने वाले डॉक्टर SK राजन्ना इसके असल हकदार बने। पद्म पुरस्कार मिलना किसी के लिए भी बेहद गौरव की बात है। पद्म पुरस्कार से पहले उन्होंने मंच को चूमा और जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने भी उनके हाथों को पकड़ लिया। विषम हालातों में ऐसी उपलब्धि के बाद ऐसी तस्वीर हमें इस बात का संदेश देती है, जिंदगी में 1 या 2 छोटी असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं, लगातार स्टूडेंट पर दबाव रहता है। एक परिणाम अगर गलत हुआ तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि दुनिया रुक गई। हमें चलते रहना चाहिए, जीवन चलते रहने का नाम है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि आप सहयोग करना चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। मेरा आपसे साथ में यह भी आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।